स्टूडेंट्स, कल हमने कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है पढ़ी थी। साथ ही क्वेश्चन और उनके आंसर भी डिस्कस किए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं थे क्लास में, पर फिर भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने आपको भावार्थ एक ऑडियो विजुअल के रूप में भेज दिया था। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अभ्यास पहला है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? निराला जी क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश उत्पन्न करने के लिए कवि बादलों से फुहार या रिमझिम हल्की वर्षा करने के लिए नहीं, बल्कि गरजना के साथ घनघोर वर्षा करें, ताकि इस गरजना शब्द में क्रांति का बदलाव अर्थात उपस्थित सामाजिक अव्यवस्थाओं के विरोध का प्रदर्शन किया जा सके। लोगों में क्रांति की भावना, नव चेतना जागृत हो और समाज को एक बदलाव की स्थिति में हम ला सकें। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? निराला जी ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने का आह्वान किया है और वे लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। साथ ही लोक मंगल की कामना भी उनके मन में व्याप्त है। परोपकार की भावना है, तभी तो वो लोगों को चेतनावस्था में लाकर उत्साहित करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि बादल नव चेतना की ओर संकेत करते हैं, ओजस्विता की ओर संकेत करते हैं, परोपकारिता की ओर संकेत करते हैं। अन्य एक दो विशेषण और भी आपको बताए थे। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। पानी जब बरसता है तो सबकी प्यास बुझाता है और सबको सुखी बनाता है, अर्थात यहाँ परोपकारिता का भाव पता चलता है। गर्जना करते हुए क्रांति और चेतना जागृत करते हैं, यानी लोगों को अवेयर करते हैं, चेतनावस्था में लाते हैं, जागृत करते हैं। और साथ ही उनके केवल अधिकारों के प्रति नहीं छात्रों, जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, उनके कर्तव्यों के प्रति भी उनको जागरूक करते हैं। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों का बखूबी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, तभी हम किसी से भी अपना अधिकार मांगने के हकदार बनते हैं। नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करने का, और जब ये सारी बातें आ जाती हैं तो तभी मनुष्य में ओज का गुण, उत्साह का गुण विद्यमान हो जाता है और साथ ही ऐसे भाव जागृत होने लगते हैं कि हम परोपकार के कार्य करें। चौथा प्रश्न, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, वह नाद सौंदर्य कहलाता है। कई बार छात्रों ये क्वेश्चन आ जाता है कि नाद सौंदर्य किसे कहते हैं, तो हमें यही आंसर लिखना होता है उसमें। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव दिखाई देता है, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। पैदा हो नहीं, हम दिखाई देता है लिखेंगे इसमें। उत्साह कविता में ऐसे कौन सी पंक्तियां हैं? उत्साह कविता में घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे विकल विकल उन्मन थे उन्मन। इसके बाद आती है अट नहीं रही है। छायावाद की एक ख़ास विशेषता है कि वह अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य स्थापित करती है। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह भावना पुष्ट होती है?
कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह भावना पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य स्थापित किया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और इससे पहले आप वही पंक्तियाँ लिखेंगे, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। सेकंड क्वेश्चन, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? भली भांति मैंने आपको बता दिया था कि यह सौंदर्य यानी फागुन का सौंदर्य इतना अनुपम, विशेष होता है, अद्वितीय होता है, क्योंकि इसी महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। बल्कि कहना चाहिए कि वसंत ऋतु अपने यौवन काल को प्राप्त कर लेती है, अर्थात पूरी धरती सौंदर्य से सराबोर हो जाती है। और पत्ते, किसी भी वृक्ष के पत्ते या पौधे के पत्ते, पौधे और वृक्ष में अंतर होता है, पेड़ और पौधे में, पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है, सभी पर नए नए कोमल पत्ते आ जाते हैं। और जितने भी फूल वाले पौधे हैं या फल वाले हैं, उन सब पर रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं। और पास से यदि गुजरें तो हमें महक भी उसमें से महसूस होती है, क्योंकि महक ऐसी चीज़ है कि जो दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, गर्मी दिखाई नहीं देती है, तो वो सब चीज़ें महसूस की जाती हैं, भूख प्यास महसूस की जा सकती है। तो यह भी महसूस की जा सकती है कि वातावरण में सुगंध है या दुर्गंध है, कई बार अच्छी कई बार बुरी। पर प्रकृति जब नव यौवना का रूप धारण कर लेती है, फूल पत्ते वृक्षों पर पौधों पर लद जाते हैं, तो वो वातावरण को सुवासित अर्थात महका देती है। रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुक्त कर देते हैं, प्रकृति नया रूप धारण कर लेती है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? निम्नलिखित रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियाँ कहीं हरी दिखाई देती हैं तो कहीं लाल पत्तियों से फूलों से लद गई हैं। बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल लग रहा है, वह प्रयास करता है परंतु हटा नहीं पाता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार यानी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, उत्साह भर जाता है, वे सब उमंग से भर जाते हैं। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी सभी ऋतुओं से भिन्न होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। कविताओं में लयबद्धता साफ साफ दिखाई देती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तो छात्रों, आज हम यहीं तक करेंगे और कृपया आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कार्य पूरा करके आप कॉपी अवश्य मुझे भेज दें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। और इन केस कोई आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, कहीं बाधा लगती है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।